इस नए गहन विश्लेषण को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज का होस्ट हूं और मेरे साथ हमारी विशेषज्ञ मौजूद हैं। आज हमारे सामने जो शोध पत्र और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो हमें एक बेहद ऐतिहासिक और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा पे ले जा रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो है झारखंड के ऐतिहासिक आदिवासी आंदोलनों की अमर गाथा। ये कहानी उलगुलान यानी उस भयंकर सशस्त्र विद्रोह से शुरू होती है और आज के सरना कोड की मांग तक पहुंचती है। हाँ, और इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन क्या है, क्योंकि स्रोतों में बहुत सी तारीखें और घटनाओं का जिक्र है। हमारा मिशन सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है। इन दस्तावेजों को खंगालने का हमारा असल उद्देश्य यह समझना है कि ये पूरी यात्रा असल में अस्मिता, जल, जंगल और जमीन के उस गहरे संघर्ष के बारे में है जिसने समय के साथ अपना रूप तो बदला है, लेकिन अपनी मूल आत्मा को कभी खोने नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा। और कल्पना कीजिए, एक तरफ एक 25 साल का युवा नेतृत्व है जिसके पास कोई बड़ी आधुनिक सेना नहीं है, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देता है। और दूसरी तरफ उसी मिट्टी से निकला एक ऐसा अहिंसक आंदोलन खड़ा होता है जिसने आगे चलकर खुद महात्मा गांधी तक को गहराई से प्रभावित किया। एकदम सही। और ये बदलाव कैसे आकार ले रहा था, चलिए इससे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर की पृष्ठभूमि में जाना होगा कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ है ना? जी, दस्तावेजों में ये बिल्कुल साफ नजर आता है। 1894 में ब्रिटिश प्रशासन ने छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लागू किया। देखने में ये एक साधारण कानून लग सकता है, लेकिन इसने आदिवासियों के जीवन के मूल आधार पर ही प्रहार कर दिया। मतलब सदियों से जो जंगल आदिवासियों का घर था, उन्हें वहां से अचानक बेदखल कर दिया गया। बिल्कुल, अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं था, वो उनकी संस्कृति का जीवित केंद्र था। और हमारे आज के रिसर्च पेपर से एक और बात सामने आती है। केवल जंगल ही नहीं, दस्तावेजों में खुंटकट्टी व्यवस्था का बार बार जिक्र आता है, जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये खुंटकट्टी व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये आदिवासियों की सामूहिक भूमि स्वामित्व की प्रणाली थी। यानी कोई एक मालिक नहीं है। जी, पूरी जमीन पर कबीले का साझा अधिकार होता था। वे खुद को जमीन का संरक्षक मानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपने मुनाफे के लिए इसे खत्म करके अपनी जमींदारी प्रथा थोप दी। इसका मतलब जो लोग पीढ़ियों से जमीन के मालिक थे, वे रातों रात मजदूर बन गए। हाँ, खेतीहर मजदूर बनकर रह गए। और यहीं से उस भयानक शोषण का दौर शुरू होता है। इन नई व्यवस्थाओं ने बाहरी लोगों के प्रवेश का रास्ता खोल दिया, जिन्हें आदिवासी भाषा में दिक्कू कहा जाता था। एकदम सही, दिक्कू। इनमें ठेकेदार और जमींदार शामिल थे। ये लोग आदिवासियों से बिगारी करवाते थे, मतलब बिना कोई पैसा दिए जबरन दिन रात काम करवाना। ये तो सीधे सीधे मानवीय गरिमा का हनन था। और इसी कालखंड में मिशनरियों का भी प्रवेश हो रहा था। हाँ, ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि मिशनरियां आदिवासियों को उनकी छिनती हुई जमीन बचाने का झूठा आश्वासन देती थीं। और बदले में धर्मांतरण करवाया जाता था। बिल्कुल। तो एक आम आदिवासी हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। जल, जंगल, जमीन, संस्कृति सब खतरे में। एक ऐसा दबाव बन रहा था जिसे किसी न किसी बिंदु पर ज्वालामुखी की तरह फूटना ही था। और वह निर्णायक बिंदु बनकर उभरे भगवान बिरसा मुंडा। इस घोर अंधकार में उनका नेतृत्व किसी महाकाव्य के नायक जैसा लगता है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक नया मार्ग प्रशस्त किया, जिसे सिंगबोंगा का नाम दिया गया। सिंगबोंगा का मूल अर्थ है एक ही ईश्वर की आराधना करना। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा ने महज 20 साल की उम्र में इस धर्म की शुरुआत की। और ये सिर्फ एक धार्मिक सुधार नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये छोटे छोटे गोत्रों में बिखरे समाज को एकजुट करने की एक बहुत ही दूरदर्शी रणनीति थी। जब दिक्कुओं का शोषण चरम पर था, तब एक ईश्वर का विचार सबको एक सूत्र में पिरो रहा था। लोग उन्हें आदर से धरती आबा या पृथ्वी का पिता मानने लगे थे। और इसी आध्यात्मिक एकता ने जल्द ही एक उग्र राजनीतिक रूप ले लिया। स्रोतों में उनके उस प्रसिद्ध नारे का उल्लेख है, अबुआ दिशुम अबुआ राज।
यानी हमारा देश, हमारा शासन। एकदम। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त करना। और 24 दिसंबर 1899 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उल गुलान यानी महाविद्रोह का ऐलान हो गया। और उनका नारा ये बताता है कि गुस्सा किस चरम पर था। उन्होंने कहा था, दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये उस दशकों के शोषण से उपजे क्रोध का सीधा प्रकटीकरण था। जी, लेकिन जैसा कि साम्राज्यवादी ताकतों के साथ होता है, ब्रिटिश सत्ता ने इसे कुचलने के लिए पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। 1900 में डोम्बारी पहाड़ी पर एक बहुत ही खूनी संघर्ष हुआ। कमिश्नर फोर्ब्स और स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में। बिल्कुल। ब्रिटिश सेना ने निहत्थे और पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं कि डोम्बारी पहाड़ी सचमुच लाल हो गई थी। पढ़कर सच में मन भारी हो जाता है। 3 मार्च 1900 को जमकोपाई जंगल से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून को रांची जेल में हैजा के कारण उनका निधन हो गया। उस वक्त वे मुश्किल से 25 साल के थे। उनके मुख्य सेनापति गया मुंडा मारे गए और 44 विद्रोहियों को आजीवन कारावास हुआ। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये महाविद्रोह विफल हो गया था? सतह पर भले ही ये हार लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। इस शहादत का सबसे बड़ा परिणाम 11 नवंबर 1908 को सामने आया, जब ब्रिटिश सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या CNT एक्ट लागू करना पड़ा, जैसे आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बिल्कुल। इसने खुंडकट्टी अधिकार बहाल किए, बेगारी पर प्रतिबंध लगाया और आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगा दी। तो ये तो एक बहुत बड़ी वैधानिक जीत थी। लेकिन जब हथियारों के संघर्ष का डोम्बारी पहाड़ी पर ऐसा दमन हुआ, तो समाज में एक वैचारिक मंथन शुरू हुआ होगा। हाँ, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। लोगों ने सोचा, हथियारों के बाद अब क्या? और तब जन्म होता है ताना भगत आंदोलन का, जिसके प्रणेता जतरा भगत थे। जी। 1888 में जन्मे जतरा भगत ने 1914 में घोषणा की कि उन्हें धर्मेश यानी ईश्वर से दिव्य ज्ञान मिला है। यह आंदोलन आध्यात्मिक सुधार पर केंद्रित था। मतलब उन्होंने समाज को भीतर से शुद्ध करने पर जोर दिया, मांस मदिरा का त्याग और अंधविश्वासों का बहिष्कार। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही अचूक आर्थिक असहयोग छिपा हुआ था। हाँ, मुझे स्रोतों की वो बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने कहा, जमीन भगवान की देन है, जमींदार को टैक्स क्यों दे? एकदम सही। उन्होंने पशु प्रेम के कारण गायों को हल में जोतना भी बंद कर दिया और जमींदारों के यहाँ कुली का काम करने से साफ मना कर दिया। ये तो सीधे तौर पर ब्रिटिश और जमींदारी सत्ता को चुनौती थी। हाँ, और इसकी कई शाखाएं भी बनी, जैसे जुलाहा भगत, अरुआ भगत और विष्णु भगत। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। बिल्कुल। दस्तावेजों के अनुसार 1921 में सिद्धू भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। दूर दराज के गांवों का एक समुदाय खादी और चरखा अपना रहा था। और गांधी जी ने उन्हें अपना सबसे प्रिय अनुयायी कहा। उनके संकल्प की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा 1930 के बारदोली सत्याग्रह में हुई, जब उन्होंने कर देने से साफ इनकार कर दिया था। जी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी बेशकीमती पुश्तैनी जमीनें नीलाम कर दी, लेकिन वे झुके नहीं। ये असीम बलिदान किसी को भी स्तब्ध कर सकता है। उल गुलान का सशस्त्र संघर्ष और ताना भगतों का अहिंसक असहयोग, रास्ते अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक था, अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा। और इस दौरान कुछ अन्य आध्यात्मिक आंदोलन भी हुए। हाँ, दस्तावेजों में 1931 के हरि बाबा आंदोलन का संक्षिप्त जिक्र है, जो हो जनजाति में एक शुद्धि आंदोलन था। इसके अलावा हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से मिले बौद्ध विहार का भी जिक्र है, जो वज्रयान शाखा से जुड़ा है। यह दिखाता है कि यह क्षेत्र दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से कितना समृद्ध रहा है। बिल्कुल। और यही लंबी ऐतिहासिक निरंतरता हमारी आज की चर्चा को वर्तमान संदर्भ में लाती है। 1895 से जो संघर्ष शुरू हुआ, वो आज के समय में सरना धर्म और सरना कोड की बड़ी संवैधानिक मांग में तब्दील हो गया है, जो आज के समाचारों में अक्सर छाया रहता है। तो सरना धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं? दस्तावेजों के अनुसार यह प्रकृति पूजा पर आधारित है। जी, जल, जंगल, जमीन को ही सर्वोच्च मानना। इसमें मूर्ति पूजा या वर्ण व्यवस्था नहीं है। इनका पवित्र स्थल
सरना स्थल होता है जहां साल के पेड़ों की पूजा होती है, और सरहुल इनका मुख्य त्योहार है। और अगर हम आज उठ रहे सरना कोड की मांग के आंकड़ों पर निष्पक्ष रूप से गौर करें तो स्रोतों के अनुसार 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में सरना लिखा। 50 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है। ये जैन और बौद्ध जैसे समूहों से भी ज्यादा है। बिल्कुल। इसीलिए जनगणना में एक अलग धर्म कोड की मांग की जा रही है, जिसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के संगठनों का समर्थन प्राप्त है। तो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हम आज देखते हैं वो अचानक नहीं उठे। नहीं, ये उसी ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक है। यह विशिष्ट संस्कृति और अस्तित्व की लड़ाई है। चलिए तो इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि ये केवल इतिहास नहीं, ये एक जीते जागते समाज की स्वाभिमान गाथा है। हथियारों से अहिंसा तक और अब संवैधानिक अधिकारों तक का सफर। हमारा देश, हमारा राज, कल भी सत्य था और आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। और श्रोताओं को ये याद रखना चाहिए कि जब हम आज की खबरें पढ़ते हैं तो उसके पीछे सदियों का संघर्ष होता है। ये समझना क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अंत में एक विचार जो मैं श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि ताना भगतों ने 1930 में अहिंसक विरोध करते हुए अपनी जमीनें नीलाम होने दी, लेकिन झुके नहीं। इतिहास के उन पन्नों पर विचार करें जब कोई समुदाय अपने उसूलों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, तो क्या एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी भी उस ऐतिहासिक बलिदान का सही मूल्य चुका सकती है? ये सच में एक गहरा सवाल है। इस बारे में सोचिएगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।